जेठानी बनाए देवरानी परोसे। रोशनी बहू, जरा 2 कप चाय तो बना देना और साथ में बिस्कुट भी ले आना। खाली पेट चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है ना। जी माँ जी, बस अभी लाई। ये कहकर शकुंतला देवी की बड़ी बहू रोशनी चाय बनाने किचन में चली जाती है और गैस पर चाय चढ़ाने रख देती है, जिसमें वो इलायची, अदरक, सौंफ डालकर बढ़िया सी चाय बनाकर तैयार कर लेती है। फिर ट्रे में रखकर चाय कप में डालती है, जिससे थोड़ी सी चाय ट्रे में भी गिर जाती है और वो उसी ट्रे में बिस्किट भी रख देती है, जिससे सभी बिस्किट गीले हो जाते हैं। ओफो बहू, ये क्या है? अब ये बिस्किट कैसे खाऊंगी? सारे तो तूने इसमें मिक्स कर दिए। माँ जी, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आपने चाय में डुबोकर खाने ही थे। आप तो शुक्र मनाओ कि आपकी आधी मेहनत कम हो गई। ये अपने आप ही इसके साथ मिक्स हो गए हैं। ये बहू भी ना जाने कब सुधरेगी, कब बंद होगी इसकी बेकार की ये हरकतें। रोशनी शकुंतला देवी की बड़ी बहू थी, जो कि खाना पीना तो बड़ा अच्छा बनाती थी, लेकिन उसे परोसने का सलीका उसमें बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन रोशनी का देवर गगन काम से घर लौटता है। भाभी, जल्दी से खाना लगा दो ना, बड़े जोरों की भूख लगी है। बस 5 मिनट देवर जी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना परोस देती हूँ। लो, आपके भैया भी आ गए। आप दोनों जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और रोशनी उनके सामने खाना परोसती है। ऐसा खाना जिसे देखते ही उन सबका मुंह टेढ़ा हो जाता है। सबसे पहले तरी वाली सब्जी परोसी हुई थी, वो भी थाली के बीचों बीच, और फिर रोटी को सब्जी के ऊपर रखा हुआ था। फिर उसके ऊपर अचार और सलाद। तरी वाली सब्जी में रोटी बुरी तरह भीग चुकी थी। ये देखकर सास बोली, बहू, ये कैसा गोबर जैसा खाना परोसा है? इसे देखते ही आधी भूख तो ऐसे ही मर गई। माँ जी, अब आपने ऐसे भी तो रोटी को सब्जी और अचार के साथ ही खाना था, तो ऐसे ही खाओ या वैसे, क्या ही फर्क पड़ता है? आखिरकार पेट में जाकर तो सब मिक्स हो ही जाना है। बहू, तू खाना तो अच्छा बनाती है, लेकिन परोसते वक्त ना उसका गुड़ गोबर कर देती है। और क्या बहू, खाने को जितने सलीके से सजाया जाए तो उस खाने में उतना ही मजा आता है। माँ जी, मुझे तो ऐसे ही परोसना आता है। अब खा लीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो रोटी ये सारी तरी सोख ले, फिर आपको सब्जी भी ना मिले। सास की बातों का भी रोशनी पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रोशनी के देवर के लिए अलीशा का रिश्ता आता है। फिर संडे वाले दिन वो सभी अलीशा के घर जाते हैं, जहाँ ढेर सारे पकवान उनके सामने बड़े ही सुंदर तरीके से परोसे गए होते हैं। वाह, इसे कहते हैं डेकोरेशन। देख तो सब चीज कितने अच्छे से सजाई है। देखते ही मुंह में पानी आ गया। तभी लड़की की माँ लता बोलती है, बहन जी, ये सब मेरी बेटी ने अपने हाथों से लगाया है। जब सजा ही इसने इतने अच्छे तरीके से रखा है तो बना तो और भी अच्छा लेती होगी। वाह बहन जी, बड़ी गुणवान है आपकी बेटी। अब अलीशा भी सबको पसंद आ जाती है और फिर कुछ दिन बाद गगन और अलीशा की शादी हो जाती है। फिर शादी के अगले दिन, छोटी बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो जो भी तुझे बढ़िया सा बनाना आता है वो तू बना कर ले आ। और बड़ी बहू, तू तब तक घर समेट ले, शादी में सारा घर फैला पड़ा हुआ है। जी माँ जी। अब जेठानी घर की सफाई में लग जाती है और छोटी बहू अलीशा घर का खाना बनाने में। अलीशा रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। 15 से 20 मिनट में उसका खाना बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन उस खाने की डेकोरेशन में उसे पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। वाह वाह, इसे बोलते हैं खाने की प्लेट। कितनी खूबसूरती से खाना परोसा गया है कि देखते ही दिल करता है सारी प्लेट चट कर जाऊं। कितना सुंदर डेकोरेट किया है। अब कम से कम हमें वो गोबर की तरह दिखने वाला खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। देख बड़ी बहू, ऐसे करते हैं खाना सर, सीख कुछ अपनी देवरानी से। हमारे तो भाग खुल गए जो ऐसी बहू अपने यहाँ आई। ये सुनकर जेठानी का मुंह बन जाता है, लेकिन जैसे ही वो सब उसके हाथ का बना खाना मुंह में डालते हैं तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। क्या हुआ माँ जी, आपका मुंह क्यों उतर गया? तभी ननद धीरे से बोलती है, छी माँ, ये क्या है, इतना कच्चा पक्का खाना? अरे बेटी, वो आज नई बहू पहली बार इस घर में खाना बना रही है ना, तो थोड़ा नर्वस हो गई होगी। ऐसा हो जाता है कभी कभार नई दुल्हनों के साथ। आज बिना कुछ कहे खा लो, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। तुझे पता है, मैंने तो घबराहट के मारे अपनी पहली रसोई में अपनी सास को जले हुए पराठे बनाकर खिला दिए थे। अब सभी नाक सिकोड़ते हुए वो अधकच्चा पक्का खाना खा लेते हैं, लेकिन अगले दिन भी जब अलीशा खाना बनाकर लाती है तो वो सर्व तो बड़े ही सुंदर तरीके से करती, लेकिन उसका बना हुआ खाना कच्चा ही रह जाता, जबकि वो खाना बनाने में सबको 2 घंटे लग जाते। और अब
सबको मन मार कर वो खाना खाना पड़ता है। शकुंतला जी, आप तो कह रही थी नई बहू के खाने में 19-20 का फर्क हो जाता है, लेकिन ये तो 19-20 नहीं बल्कि 5-20 का फर्क निकला। कोई स्वाद ही नहीं है इसमें तो। अरे नहीं है, कुछ दिन में सीख जाएगी। अब रोज बनाएगी तभी तो सीखेगी। अब अगले दिन से खाना अलीशा ही बनाने लगती है। छोटी बहू, आज तू खाने में कटहल की सब्जी और रोटी बना ले। जी माँ जी। अलीशा खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। ये अलीशा खाना बनाने में 2 घंटे लगा देती है, लेकिन फिर भी इसका खाना कच्चा ही रहता है। आखिर ऐसा क्या करती है 2-2 घंटे तक कि फिर भी खाने में कोई स्वाद नहीं होता। आज चलकर देखती हूँ। सास रसोई में जाती है, जहाँ अलीशा ने झट से मसाला बनाया और उसे पूरी तरह भुने बिना ही कच्चे मसाले में कटहल डालकर उसमें मिर्च डाल दिए। बहू, तूने तो 15 मिनट में खाना बना भी लिया। हाँ माँ जी, खाना तो मेरा 15 मिनट में ही बन जाता है। वो क्या है ना, बस डेकोरेशन में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे? अरे भाई, खाना ही डेकोरेट करना होता है, पूरा घर नहीं। अब समझी, इसलिए तेरा खाना कच्चा पक्का रह जाता है। माँ जी, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए और डेकोरेशन करने दीजिए। तभी रोशनी आकर अपनी सास से धीरे से कहती है, और खाइए माँ जी अपनी छोटी बहू के हाथ का बना खाना। आप ही तो कह रही थी कि देखते ही दिल करता है पूरी प्लेट खा जाऊं। तभी जेठानी के बेटे अर्जुन के स्कूल से फोन आता है, जिसे सुनते ही वो सब जल्दी से अस्पताल भागते हैं। अर्जुन के पेट में स्कूल में काफी तेज दर्द उठता है, जिस कारण उसे अस्पताल ले जाया जाता है। देखिए, इस बच्चे को देखकर तो लगता है इसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, और जो थोड़ा खाया भी है वो इसने आधा कच्चा पक्का खाना खाया है, जिससे इनके पेट में इन्फेक्शन बन गया। देखिए, खाना हमेशा पूरा पका हुआ ही खाना चाहिए, नहीं तो ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अलीशा तो रोज उसको टिफिन बनाकर देती है स्कूल के लिए, फिर ये भूखा कैसे रह गया? यस मैडम, लेकिन मुझे आज ही रोहन ने बताया कि ये तो अपने टिफिन से 1-2 बाइट खाकर उसे डस्टबिन में फेंक देता है। क्या? इसका मतलब मेरा बच्चा भूखा ही रहता था? बड़ी बहू, तू जानती है ना छोटी बहू कैसा खाना बनाती है, तो अर्जुन का टिफिन तो तुझे खुद बना कर देना चाहिए था। तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था ना। और छोटी बहू, तू कल को तेरा बच्चा होगा तो क्या तू उसे भी ऐसे ही कच्चा खाना खिलाएगी? हम सब तो चुपचाप तेरे हाथ का कच्चा खाना बिना कुछ कहे खाते रहे, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल तू खाना बनाना सीख जाएगी। लेकिन अब सवाल बच्चे की सेहत का है, इसलिए अब से खाना जेठानी बनाए और देवरानी परोसे। यही हम सब के लिए ठीक रहेगा। ना तो कच्चा खाना खाने को मिलेगा और ना ही गोबर जैसा परोसा हुआ। उस दिन के बाद जेठानी स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती और देवरानी उसे अच्छे से डेकोरेट करके सबको परोसती। लेकिन अब 2 घंटे की जगह ये काम वो 10 मिनट में करना सीख गई। इस तरह से अब सब परिवार वालों को स्वादिष्ट खाने के साथ साथ अच्छी तरह परोसा हुआ खाना भी मिलता। उर्मिला की 3 बहुएं थी। जहां उसकी 2 बहू बेहद अमीर घर से ताल्लुकात रखती थी, वहीं एक बहू बेहद गरीब घर से थी, जिस कारण न सिर्फ उन्हें सास की बल्कि दोनों अमीर बहुओं के ताने भी सुनने पड़ते थे। रोजाना की तरह गरीब बहू रसोई घर के कामों में जुटी हुई थी। सोनल बहू, अरे ओ सोनल बहू, अरे ओ सोनल की बच्ची कहाँ मर गई? आई माँ जी। हाथों में चाय लिए हुए सोनल हॉल में आती है। ये लीजिए माँ जी चाय। क्यों रे मेरी गरीब बहू, चाय बना रही थी या बीरबल की खिचड़ी? इतना वक्त लगता है? माँ जी, अब घर बाहर का सारा काम भी तो इतना है कि दिन भर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। अरे मेरे जमाने में तो एक अकेली लुगाई घर भर का काम नाच नाच के कर देती थी, और तुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। मेरी दोनों बहुरानियों के लिए चाय क्या तेरा बाप लाएगा? माँ जी, दोनों देवरानी भी अब अपना हाथ पांव चला सकती हैं। क्यों, तेरे हाथ पांव में घुन लगा है? चुपचाप जाओ चाय लेकर आ। जी माँ जी। सास की बात सुनकर सोनल रसोई घर आती है। जाने सासू माँ मेरे साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? ऐसा जान पड़ता है मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि बाई हूँ। आजकल के दौर में लोग उनसे भी बेरुखी से पेश नहीं आते होंगे। जाने ये 2 रिहायशी तितलियां ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाती है माँ जी को, जो माँ जी इनका तो गुणगान करती हैं और हमारी गरीबी की हंसी उड़ाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। खैर, यूं दिल ही दिल कुढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम गरीबों को तो पूछने वाला कोई नहीं होता। गरीब बहू की बेबसी उसकी बातों से साफ जाहिर हो रही थी। जहां गरीब बहू की दशा नौकरानी से भी बदतर थी, वहीं 2 बहुएं छोटी होने के बावजूद सारा दिन बस हुक्म चलाती। समय के साथ सर्दियों का आगमन हो जाता है।
हॉल में बैठी उर्मिला की दोनों अमीर बहुएं कहती हैं, सासू माँ, सर्दियां आ चुकी हैं। आप तो जानती हैं कि सर्दियों को लेकर मेरे कितने शौक हैं, इसलिए मैंने डैडी से कहकर चारों के लिए न्यू हीटर मंगवाए हैं ताकि हम चारों ठंड से बच सके। माँ जी, कल ही मैंने भी सर्दियों की खूब सारी शॉपिंग की है। ये देखिए, खास आपके लिए पश्मीना की शॉल लाई हूं। तोहफे देना क्या तुम दोनों बहुओं को ही आता है? मैंने भी तुम दोनों के लिए नई रजाई बनवाई है। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे ना थी, तुम्हारे कमरे की रजाई पतली हो चली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं रात भर ठंड से ठिठुरती रहें, इसीलिए मैंने बिना देरी करे रजाई बनवा दी। और फिर तुम्हारी सास के पास पैसों की कमी है क्या? तभी सोनल उर्मिला से कहती है, माँ जी, जब आपने देवरानी जी के लिए रजाई बनवाई है तो लगे हाथ मेरे लिए भी रजाई बनवा देती। समाचार में सुनने को आ रहा है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने वाली है। ऐसे में मैं इतने दुबले पतले कंबल से कैसे काम चलाऊंगी? क्यों रे मेरी गरीब बहू, उर्मिला के पास क्या पैसों के पेड़ लगे हैं? अभी मेरा हाथ तंग है, जब कभी पैसे होंगे तब देखा जाएगा। मगर माँ जी, कुछ देर पहले तो आप कह रही थी कि आपके पास पैसा ही पैसा है। उर्मिला का गुस्सा देखकर दोनों अमीर बहुएं मौके का फायदा उठाते हुए फूट डालना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब हमारी ये गरीब जेठानी आंखें गड़ाए बैठी रहती हैं। बात बात पर हमसे बराबरी करना जरूरी है क्या जेठानी जी? उर्वशी, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो जो मैं तुम्हारी कोई देखा देखी करूंगी। देख लीजिए माँ जी, हमारी ये गरीब जेठानी जी कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रही हैं। एकदम खरा बोल रही है तान्या बहू तू। चौका बर्तन करने में मेरी गरीब बहू के हाथ जवाब दे जाते हैं, मगर बोलते वक्त जबान गज भर की हो जाती है। ऐसा कहकर उर्मिला चली जाती है और तान्या कहती है, हमारी सासू माँ की गरीब बहू, तुम चाहे कितने भी पापड़ बेल लो, लेकिन तुम हमारी जगह कभी नहीं ले सकती। हमारी किस्मत कोहिनूर हीरे जैसी है और तुम उस गरीब गलीचे के समान हो जिसे देखकर लोग नाक सिकोड़ते हैं। ऐसे ही कई सप्ताह बीत जाते हैं, जिसके साथ बेतहाशा सर्दियां बढ़ जाती हैं। जहां एक ओर अमीर बहुएं गद्देदार बिछौने पर भारी भरकम रजाई में मजे से सो रही थी, वहीं बेचारी गरीब बहू को सर्दी की सारी रात उस पतले दुबले कंबल में काटनी पड़ती है। अगले दिन सुबह होते ही सोनल फिर से घर के काम में जुट जाती है। इसके बाद जैसे ही वो बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है तो ठंडे पानी से उसके हाथ कांपने लगते हैं। जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां पर उर्मिला रूम हीटर लगाए रजाई के अंदर बैठी होती है। तभी उर्मिला सोनल से कहती है, अरे बहू, इधर उधर क्या देख रही है? मेरे कमरे में चोरी करने का इरादा है क्या? माँ जी, मैं तो पानी गर्म करने की मशीन ढूंढ रही थी। सर्दियां बहुत बढ़ गई हैं, किचन के नल से बहुत ठंडा पानी आ रहा है, ठंडे पानी से हाथ जमने को हो रहे हैं। अच्छा, तो अब महारानी को बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए? बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? कोई मशीन नहीं मिलेगी, जल्दी से काम चोरी छोड़ और बर्तन धोने लग जा। इसके बाद खरी खोटी सुनाकर उर्मिला फिर से अपना पल्ला झाड़ लेती है और बेचारी गरीब बहू कड़ाके की ठंड में भी ठंडे पानी से ही काम करके गुजारा करती है। ना तो सोनल के पास स्वेटर होता है और ना ही शॉल। इसके बावजूद भी उर्मिला सोनल को ही बाजार सब्जी लेने भेजती है। लेकिन एक दिन उर्मिला की तबीयत खराब हो जाती है। उसके कराहने की आवाज सुनकर गरीब बहू जल्दी उसके कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। माँ जी मैं अभी आती हूँ। इसके बाद सोनल किचन में जाकर काढ़ा बनाकर लाती है और उर्मिला को पीने के लिए देती है। साथ ही उर्मिला के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना शुरू करती है। सोनल कभी उसके हाथ दबाती तो कभी उसके पैर। सारी रात बेचारी सोनल बिना झपकी लिए अपनी सास की सेवा पानी में लगी रहती है। अगले दिन दोनों बहुएं अपनी सास के कमरे में आती हैं। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग सासू माँ, क्या हुआ? आपका मुंह मरीजों जैसा क्यों लग रहा है? माँ जी की तबीयत कल रात से बहुत खराब थी, उन्हें तेज बुखार था। उर्वशी चलो यहाँ से, कहीं हमें भी फ्लू न लग जाए। इसके बाद वो दोनों अमीर बहुएं वहां से चली जाती हैं और उर्मिला उनकी सारी बहानेबाजी समझ जाती है। मुझे तो लगा था तुम दोनों यहाँ मेरा हालचाल पूछने आई हो, मगर तुमने अपने तेवर दिखाई दिए। सोनल मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम्हारी गरीबी की हंसी उड़ाई। शायद इसी कारण भगवान ने मुझे ऐसा भुगतान दिया है। माँ जी बीती बातों को याद करके दुखी मत होइए, जो हुआ उसे भूल जाइए।
सास का बर्ताव देखकर तान्या और उर्वशी का सर शर्म के मारे झुक जाता है और वो कहती हैं, जेठानी जी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको ताने दिए, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया। जेठानी जी हम दोनों को माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहनें माना है। फिर वो तीनों आपस में गले लग जाती हैं और इसके बाद सारा काम मिलजुल कर करती हैं।